वेलकम टू स्मार्ट एजुकेटर ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसको हमने फिनिश किया है, और उससे पहले हमने बहुत सारे, जैसे कि हम बात कर लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम, और उससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सारी चीज़ों को हमने फिनिश किया है। तो फ्रेंड्स, उन सारे वीडियो को आपको देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे स्मार्ट एजुकेट जो चैनल है उस पर जा सकते हैं। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट में बायोलॉजी का एक मिल जाएगा फोल्डर, जिसमें आप बायोलॉजी के सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में सबसे पहले मानव पाचन तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, और बिल्कुल बेसिक चीज़ों से एक एक चीज़ों के यहाँ समझेंगे कि यहाँ से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या बनते हैं, और जो प्रीवियस में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक क्या है, एक बहुत सारे अंगों का क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का समूह है, जो कि विशेष रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उत्तरदायी होते हैं, जितने भी इसमें अंग सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे बात कर लें लीवर और पैंक्रियाज की बात कर लें, स्टेंटाइन की बात कर लें, तो ये सब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग हैं, इसके ऑर्गन हैं, जो इसके माध्यम से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं कि जो सिस्टम है वो सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, तो सिस्टम का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो क्या करें, एक ही काम को के लिए उत्तरदायी हो, यानी सभी जितने भी उसमें अंग मिले हों या जो भी ऑब्जेक्ट उसके साथ हों, जो भी चीज़ें हों, क्या करें, एक ही काम को संपन्न करते हो, सभी का काम क्या हो, एक ही के काम के लिए उत्तरदायी हो, उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, जितने भी इसमें ऑर्गन हैं, जितने भी अंग इसके साथ जुड़े हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सभी मिलकर क्या करते हैं, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पाचन तंत्र को सुचारू रूप से क्या करें, यहाँ चलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम आगे यहाँ पे और बात करने वाले हैं कि दो डाइजेस्टिव सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यों ज़रूरी है और इतने सारे अंगों का संगठित होकर इसको क्यों संपन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेली के रूटीन में या अपने एनर्जी के लिए, अपने बॉडी के डेली के कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी की हम बात करें तो वो एनर्जी सब कहाँ से आती है, ये भोजन से आती है। डाइजेस्ट जब होता है तो डाइजेस्ट के फलस्वरूप जो यहाँ से जो तत्व प्राप्त होते हैं, जो पदार्थ प्राप्त होते हैं छोटे छोटे कणों में, वो क्या है, ऑक्सीडेशन होकर उनका, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं, तो वो सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन्हीं भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम जो भोजन करते हैं वो क्या है, डायरेक्टली उससे हमें एनर्जी नहीं मिल जाता है। जैसे कि हम अगर खाना खा लिए तो खाना खाने से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिल जाती, उसके कई मैकेनिज्म होते हैं, उस मैकेनिज्म के फलस्वरूप लास्ट में हमें क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है, डेली कार्य करने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन क्या है, भोजन का जो हमारे बॉडी को चाहिए, जिससे एनर्जी प्राप्त हो, उस फॉर्म में नहीं होता है। हम भोजन करते हैं तो भोजन के क्या है, अणु तो रहते हैं वो सारे जो हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन वो क्या है, वो कुछ बड़े आकार में रहते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद छोटे आकार में बनते हैं, जिनसे एनर्जी मिलती है। तो ये जो बड़े आकार के होते हैं भोजन, और कुछ क्या है, कुछ डायरेक्टली एनर्जी देने वाले नहीं होते हैं, उसका रिएक्शन होकर तब वो एनर्जी देने वाले तत्व बनते हैं। तो वो जो बड़े आकार के जो अणु होते हैं, उनका क्या होता है, कुछ रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइम के माध्यम से क्या है, पाचन होता है, और पाचन होने के फलस्वरूप वो छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं भोजन, और हमारे क्या है, जो डाइजेस्ट सिस्टम है
उसमें क्या है, उसका संपन्न होता है और वो क्या है, अगले फॉर्म में जाते हैं और अगले फॉर्म में क्या है, उससे एनर्जी उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो भोजन है वो भोजन से डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं मिलती है, उसको छोटे छोटे भाग में यानी छोटे टुकड़ों यानी एनर्जी जो एनर्जी देने वाले तत्व हैं उस फॉर्म में बनाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी में। उस डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या है, भोजन को ग्रहण किया जाता है, कई क्रियाएं होती हैं, कई क्रियाओं के फलस्वरूप वो एनर्जी देने लायक बनते हैं। तो ये जो छोटे छोटे अणुओं में डाइजेस्टिव सिस्टम का है कि छोटे छोटे जो बड़े आकार के जैसे भोजन हम करते हैं, बड़े आकार के अणु होते हैं, उसमें छोटे छोटे अणुओं में उसको ब्रेक करना, ब्रेक करके एनर्जी वाले उसमें अणु बनाना, मॉलिक्यूल बनाना, तो इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे काम होता है, यानी बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम समझ गए। अब हम समझेंगे कि जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है कौन कौन से ऑर्गन है और किस तरह इसका मैकेनिज्म है, किस तरह यह फंक्शन करता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं उसकी बात कर ले, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है ये छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होता है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक बड़े जब हम भोजन करते हैं तो ये बड़े अणु के आकार में होता है, जिससे क्या है डायरेक्टली एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। तो ये जब पाचन क्रिया होती है, जो हमारा पाचन तंत्र है, इसके बाद छोटे अणुओं में विभक्त होता है। जैसे हम बात कर लें कि कार्बोहाइड्रेट का अगर ब्रेक डाउन होता है, पाचन होती है, तो क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद लास्ट में ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह हम बात करें, पहला तो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे भोजन में भरपूर मात्रा में, दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन भी हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में नहीं बनता, ये हम बाहर से लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन ये किस में चेंज होता है, तो ये होता है प्रोटीन में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन के बाद फिर किस में हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वसा, ठीक है, फैट की बात करें तो ये किस में चेंज होता है, ये फैटी एसिड में चेंज होता है, ये फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड जब हम भोजन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या होता है, फैट होता है। फैट को बोले तो इसे लिपिड भी बोलते हैं, इसे लिपिड, अगर हिंदी में बोले तो वसा। तो फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका क्या होता है, ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन से हमें एनर्जी होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। बाकी प्रोटीन होता है, प्रोटीन से प्रोटीन होता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, और अमीनो एसिड बनने के बाद फिर क्या होता है, कई तरह के एंजाइम उत्पन्न करते हैं ये। इसी तरह फैटी है, जो क्या है, फैटी एसिड बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो कि ये जो जे वाला पार्ट है, इस पार्ट से हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमें प्राप्त होती है किससे, इस वाले भाग से, जो ये वाला भाग होता है, ये इस वाले भाग से हमें एनर्जी प्राप्त होती है हमारे बॉडी में जाने के बाद, जो कि बड़े आकार के होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को देख लिया। अब हम जानेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन है और हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है, और भोजन किस तरह से वहाँ से प्रवेश करता है, किस तरह से जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले देख लेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि हम मुख गुहा की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुख गुहा हमारा यहाँ पे है, या तो हम इस तरह से करें कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करने के बाद हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि कौन से कहाँ पे सिचुएटेड है हमारे बॉडी में और किस तरह से उसमें भोजन का इंटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन और कौन कौन से उसमें ग्लैंड है, जो क्या है,
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे हम मुख्य रूप से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे पहले भाग की बात करें, पहला भाग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला भाग हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल, यानी हिंदी में बोले तो इसको आहार नाल भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में आहार नाल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा होता है यहाँ पे, दूसरा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड्स, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी डाइजेस्टिव से संबंधित क्या है, ग्रंथियां, हिंदी में बोले तो पाचन से संबंधित ग्रंथि, ठीक है फ्रेंड्स। यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले इसमें सबसे पहले अगर दो पार्ट की बात करें तो पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी की बात करें तो एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन से संबंधित ग्रंथियां, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम बात कर लें एलिमेंट्री कैनाल में ये मुख्य गुहा वाले भाग आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे भोजन क्या है, भोजन जाता है। लेकिन जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है उससे क्या होता है, उससे रस निकलते हैं, उससे जूस निकलता है, जिसके माध्यम से भोजन का पाचन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके भी पार्ट हैं आगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ी चीज़ है, शुरू से लेके मुख्य गुहा से लेके जो ये एनस वाला पार्ट है यहाँ तक आता है, यानी इस भाग से लेके ये जो नीचे भोजन को ग्रहण करने से लेके भोजन को निकलने तक क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल यानी पूरी आहार नाल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आहार नाल क्या होता है, ये बहुत बड़ी लंबी है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 6 से 9 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बहुत सारे पार्ट जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है फ्रेंड्स, इसे भी क्या किया है, कई भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले की बात करें तो इसे कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है फ्रेंड्स, बक्कल कैविटी यानी मुख्य गुहा, हिंदी में बोले तो मुख्य गुहा। तो फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आता है, सबसे पहला जो होता है इसका पार्ट वो होता है बक्कल कैविटी यानी मुख्य गुहा, जहाँ से हम भोजन को क्या करते हैं, इंटर करते हैं अपने बॉडी के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ पे होता है, तो ये वाला जो भाग होता है, जो हमारा मुख वाला भाग होता है जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ये क्या कहलाती है, बक्कल कैविटी। इसके अंतर्गत भी कई ग्लैंड हैं और सारे इसमें बहुत सारे भाग हैं इसके, तो इन चीज़ों को भी आगे देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बक्कल कैविटी के बारे में बात कर लेंगे। तो बक्कल कैविटी ये वाला पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। अब अगला क्या आता है, अगला आता है ओसियोफेगस, ओएसोफेगस, ठीक है फ्रेंड्स। ओएसोफेगस इसको बोले तो ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में बोले तो ग्रास नली, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला आता है स्टोमक, स्टोमक हिंदी में बोले तो आमाशय बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आमाशय हो गया। अगर ओसियोफेगस की बात करें ग्रास नली, तो ग्रास नली कौन सा होता है फ्रेंड्स, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये यहाँ तक तो जो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स तक वाला जो भाग होता है, फेरिंग्स से ऊपर वाले भाग, उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी यानी मुख्य गुहा। उससे जो नीचे यहाँ से आता है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आमाशय तक का भाग होता है उसको ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली यानी ओसियोफेगस। जो यहाँ से लेके ये आमाशय तक का भाग होता है उसको ग्रास नली ओसियोफेगस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है अगला आता है
और अमाशय तो आप देख लिया, अमाशय यहाँ पे है। अगला पार्ट क्या है, अमाशय। तो जो ग्रास नली को जोड़ रहा है, ग्रास नली का अंतिम जो भाग पे लगा हुआ है, ये वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये जो पार्ट है ये क्या है, अमाशय है, यानी स्टोमक है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोमक को क्या कहते हैं, जनरली पेट के नाम से भी जानते हैं। जो लोग पेट कहते हैं, पेट क्या होता है, अमाशय होता है। भोजन जाके सबसे पहले कहाँ जाता है, यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोमक को पेट भी कहते हैं। अगला आता है इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इंटेस्टाइन बोले तो यहाँ पे आंत। ठीक है, आंत। तो आंत वाला जो होता है, आंत दो तरह के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये जो किनारे किनारे ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, बड़ी आंत है। और अगर यहाँ पे हम छोटी आंत की बात करें तो जो ये बीच वाला पार्ट जो ये दिख रहा है, ये क्या है, छोटी आंत है। तो आंत हो गया ये लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और हम बात करें यहाँ पे, तो हमने तो ये पढ़ लिया एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी जो इस वाले भाग में है, ये जो भोजन जहाँ से ग्रहण करते हैं वहाँ पे क्या क्या होते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो एक जीभ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीभ होता है। और जीभ में अब एक क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, तालु में फिर क्या होता है, वहाँ पे दांत होते हैं, दांत यानी टीथ। फिर क्या होता है, फेरिंग्स होता है, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी, या इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ग्रसनी को फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रसनी यहाँ पे होती है, यानी जो बकल कैविटी है इस भाग में क्या क्या हो गया, जिह्वा हो गया, टेंग्यू, टीथ हो गया। ठीक है, प्लेट हो गया जैसे तालु बोलते हैं, और क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। तो ये जो है मुख्य कैविटी के ये भाग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओसियोफेगस क्या है, ओसियोफेगस ग्रास नली क्या है, एक ही पार्ट है, यहाँ से लेके जो बकल कैविटी है उससे लेके अमाशय तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्टोमक और बकल कैविटी को जोड़ता है उस भाग को क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली, या फिर इसको हम क्या कह देंगे, फूड पाइप भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ये चीज हो गया। और अगले हम बात कर लें स्टोमक, अमाशय। तो जो ये ग्रास नली है, फूड पाइप की लास्ट जो छोर है उस पर क्या पाया जाता है, अमाशय नली, लास्ट सिरे पर अमाशय जहाँ की भोजन जाके इकट्ठा होता है इसमें, और इसमें क्या है, कुछ टाइम तक भोजन रुकता है, इसके बाद आगे स्टेंटाइन में पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले भाग की हम बात करें तो अगला भाग होता है स्टेंटाइन। तो स्टेंटाइन सबसे पहले दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो भाग इसके कौन कौन से हैं, पहला है स्मॉल स्टेंटाइन, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा क्या है, लार्ज स्टेंटाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। यहीं पे हम अगर बात कर लें तो जो छोटी आंत होती है वो तीन भागों में डिवाइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला हम अगर बात करें तो पहला होता है ड्यूडेनम, और दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से होते हैं स्मॉल स्टेंटाइन के तीन पार्ट, डेजुनम, जेजुनम और इलियम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, जैसे कि आपको दे दिया कि जेजुनम किसका भाग है, तो आपको दे दिया लार्ज स्टेंटाइन, स्मॉल स्टेंटाइन, और दे दिया स्टोमक, दे दिया ओसियोफेगस, दे दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे हम बात कर लें लार्ज स्टेंटाइन के और कौन कौन से भाग होते हैं, कैकम। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले बात करें तो कॉलोन, और तीसरे की हम बात करें तो इसका होता है रेक्टम। ठीक है फ्रेंड्स, रेक्टम, ये वाला जो पार्ट होता है लास्ट वाला उसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, कोलोन होता है ये वाला पार्ट, और कैकम की बात करें तो ये वाला पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पे।
अब हम आगे बात करेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी ये तो हमने बात कर लिया किसका, एलिमेंट्री कैनाल, जिससे भोजन क्या है जाता है, ठीक है। लेकिन किसके माध्यम से भोजन पाचन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे भोजन को पाचन नहीं करते, ये सारे अंग हैं जो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाले भाग को हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करा दूँ, इसके बाद हम अगले यानी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन संबंधी ग्रंथियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल बहुत लंबी होती है, जो मुख गुहा से लेके जो ये रेक्टम का लास्ट वाला पार्ट होता है, जहाँ से भोजन हम ग्रहण करते हैं और जहाँ से हम भोजन को जो पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, उस भोज्य पदार्थों के जो अपशिष्ट बचे हुए हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ तक के जो होती है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल कहे जाते हैं ये, जो कि लंबा कितना है, 6 से 9 मीटर की लंबाई होती है। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि हम अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल 4 पार्टों में बटा हुआ है। सबसे अगर हम ऊपर की बात कर लें तो क्या है, बकल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद क्या है, मुख गुहा के बाद वाला जो आता है ओसियोफेगस यानी ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या है, अमाशय जुड़ा है, इस वाले पार्ट में भोजन यहाँ पे आता है। इसके बाद क्या है, अमाशय जो ये पार्ट है यहाँ से क्या होता है, छोटी आंत में चली जाती है, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले सबसे पहले जेजुनम में जाती है, ग्रहणी में, इसके जेजुनम में, इसके बाद जेजुनम में जाती है, फिर इलियम में जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो इलियम होता है, इलियम यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में यहाँ पे जुड़ा होता है। इलियम बड़ी आंत से ज्वाइंट्स होता है, और बड़ी आंत में किससे ज्वाइंट होता है, कैकम में, ठीक है। बड़ी आंत छोटी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो क्या होता है, बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में सबसे पहले किस में आता है, कैकम में। कैकम से यहाँ पे चल के कोलोन होता है, कोलोन से ये क्या आ जाते हैं, ये रेक्टम वाले पार्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह भोजन का पूरा ये मैकेनिज्म है, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि जो इलियम है, इलियम वो किससे ज्वाइंट होता है, या तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा यहाँ पे कि जैसे कि जो बड़ी आंत और छोटी आंत जो जुड़ती हैं वो किसके माध्यम से जुड़ती है, तो आपको दे देगा कैकम और इलियम, ठीक है, कोलोन या जेजुनम या रेक्टम या जेजुनम, इस तरह से। तो आपका आंसर यहाँ पे कैकम और इलियम, जहाँ पे दोनों क्या है, लास्ट वाले भाग से जुड़ते हैं, यानी छोटी आंत जो है उसके लास्ट भाग और बड़ी आंत की स्टार्टिंग कैकम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, ठीक। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पाचन संबंधी जो ग्रंथियाँ होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये जो मुख गुहा होता है, बकल कैविटी, बकल कैविटी की हम बात करें तो बकल कैविटी में होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो लार ग्रंथि, जिससे क्या है, भोजन का पाचन वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। तो लार ग्रंथि है यहाँ पे, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड्स, सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे बकल कैविटी हो गया। ग्रास नली में जो भोजन होता है, फूड होता है, उसका कोई पाचन नहीं होता, वो सीधे अमाशय में आता है, और अमाशय में क्या है, अमाशय में भोजन का कुछ पाचन होता है। तो जब अमाशय वाला भाग होता है, इसमें एक ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जब भोजन आगे और पहुंचता है, जैसे भोजन यहाँ पे छोटी आंत में आती है, पैंक्रियाज में, तो और इसके क्या क्या है, और कौन कौन से ग्लैंड, जैसे ये यकृत वाले लीवर वाला है, तो लीवर भी क्या है, लीवर भी एक यानी यकृत एक ग्लैंड है जो कि क्या है, जूस को स्रावित करती है और भोजन को पाचन करने में सहायता करती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम और बात कर लें कि जब और आगे क्या है, यहीं पे लीवर के पास ही थोड़ी दूरी पे ये अमाशय के नीचे क्या होता है, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज, ठीक है फ्रेंड्स। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय होता है, इससे भी क्या है, जूस का स्रावित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने देख लिया। अगर यहीं पे हम लार की बात करें
तो लार में फ्रेंड्स जो होता है वो क्या, टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ये ग्लैंड होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लीवर की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर रहे हैं, लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं। तो ये ग्लैंड क्या होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जैसे ऑर्गन और ग्लैंड, तो ये ग्रंथि और जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स जो ग्रंथि होते हैं वो मुख्य रूप से क्या क्या स्रावित करते हैं? जैसे हम अगर ग्लैंड की बात कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, ग्लैंड, तो जो ग्लैंड है फ्रेंड वो क्या करेगा? सबसे पहले तो जूस यानी रस का स्रावित करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा? दूसरा यहाँ पे जो एंजाइम है, एंजाइम इसका स्रावित करेगा, और तीसरा हार्मोन का, हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो ग्रंथि क्या करता है, जो अंग क्या है, ये जो जूस रस का, एंजाइम का और हार्मोन का स्रावित करता हो, जैसे कि हम बात कर ले पैंक्रियाज का, लीवर का बात कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर लें, लार ग्रंथि, ये सब क्या है? ये सब क्या करते हैं? जूस का स्रावित करते हैं। एंजाइम या दूध सेम ही होता है, तो ये सब एंजाइम स्रावित करने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हार्मोन भी स्रावित करती है। तो यानी जो इन चीज़ों को करता हो स्रावित, इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड की हम बात कर लें तो ग्लैंड ये क्या होता है? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन क्या होते हैं? एक्सोक्राइन यानी बाह्य ग्रंथियाँ, बाह्य ग्रंथियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाह्य ग्रंथियाँ होते हैं। बाह्य ग्रंथियाँ की बात करें तो जो बाह्य ग्रंथियाँ होते हैं वो मुख्य रूप से क्या क्या करते हैं? जूस का स्रावित करते हैं और एंजाइम का स्रावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जूस और एंजाइम का स्रावित करते हैं, वो क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं, यानी एंडोक्राइन। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हार्मोन स्रावित करते हैं, हार्मोन, उसे कहते हैं एंडोक्राइन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इस तरह फ्रेंड्स हम ग्लैंड देख लिए, यहाँ पे ग्लैंड किसको कहते हैं। और इसके अलावा और जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लैंड नहीं होते, आर्गन होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि स्टेंटाइन की, तो स्टेंटाइन क्या है? एक आर्गन है, लार्ज स्टेंटाइन और स्मॉल स्टेंटाइन। इसी तरह अगर हम नोज की बात कर लें, ठीक है, तो नोज भी क्या है? एक अंग है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो ग्लैंड होते हैं मुख्य रूप से जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों चीज का स्रावित करते हैं, तो मुख्य ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लैंड में क्या है? दो चीजें होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फ्रेंड्स जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको जूस को स्रावित करने के लिए क्या है? उन्हें नली की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं भी स्रावित कर देती हैं। जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे कि जैसे ये क्या है? यकृत, ये क्या है? ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ये क्या है? यहाँ से निकला और भोजन में सीधा छोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज भी क्या है? यहाँ से निकला जूस और सीधा ये छोटी आंत में भोजन में छोड़ दिया और भोजन में वो क्रिया कर रहा है। लेकिन यहीं पे हम अगर बात कर लें कि एंडोक्राइन का, तो एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन में नलिका विहीन नहीं होती, वो नली युक्त होती हैं। उससे जो स्रावित होती हैं रस, वो क्या है? नली से एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते हैं। जैसे हम बात कर लें आंसू ग्रंथि, ठीक है, और दुग्ध ग्रंथियाँ, ये सब क्या है? ये सब हार्मोन से स्रावित होती हैं, और इनमें मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित होती हैं। अब ये नली विहीन नहीं होती, नलियों के माध्यम से जाते हैं। और जो बाह्य ग्रंथियाँ होती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ वो क्या होती हैं? नली विहीन होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पे। और हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो कि क्या है? बाह्य और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पैंक्रियाज का, तो जो पैंक्रियाज है फ्रेंड्स, जो पैंक्रियाज क्या है? ये हार्मोन और एंजाइम दोनों इसे क्या करता है? स्रावित करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा।
अब हम अगर और चीज़ें जो ये चीज़ें सारी डिवाइड करके हमने पढ़े हैं, इन सारे चीज़ों को हम एक एक करके कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, कहाँ कहाँ पे ये उपस्थित होता है, इन सारी चीज़ों को आज हमने समझ लिया है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। तो कल हम इन चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्प करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।